डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। कराची का क्लिफ्टन इलाका यह पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहां हवा में बारूद की गंध नहीं बल्कि समंदर की नमक और अमीरजादों के महंगे परफ्यूम की खुशबू आती है। ऊंची दीवारें, अभेद्य सुरक्षा और गेट पर तैनात वो गार्ड्स जिनके पास पुलिस से ज्यादा आधुनिक हथियार होते हैं। यहीं एक सफेद महलनुमा बंगले में वो आदमी रहता था जिसे दुनिया ग्लोबल टेररिस्ट कहती थी, लेकिन कराची में उसे भाई कहा जाता था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद को एक वहम था। उसे लगता था कि उसने मुंबई छोड़ी है, लेकिन मुंबई पे राज करना नहीं। उसे लगता था कि आईएसआई के साए और अपने पैसों की दीवारों के पीछे वो अमर है। उसे लगता था कि कराची में परिंदा भी उसके इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। लेकिन वो भूल गया था कि हर रावण की लंका में आग लगाने वाला कोई न कोई पैदा हो ही जाता है, और इस बार आग बाहर से नहीं बल्कि कराची के ही एक गंदे, बदबूदार और गरीब इलाके से लगने वाली थी, जिसका नाम था लियारी। ये कहानी दाऊद की नहीं है, ये कहानी उसके भाई की है, जो हाथ में बंदूक तो रखता था लेकिन जिसका दिल एक शायर का था। और ये कहानी उस हैवान की भी है जिसने अंडरवर्ल्ड के उसूलों को एक गधा गाड़ी के नीचे कुचल दिया। डी कंपनी के लोग उसे नूरा भाई कहते थे, दाऊद का सगा भाई, डी कंपनी का ऑपरेशनल ब्रेन। दिन के उजाले में नूरा कास्कर एक खूंखार अपराधी था। वो तय करता था कि ड्रग्स की खेप दुबई कैसे जाएगी, कराची के बिल्डर्स से कितना हफ्ता वसूलना है और किस दुश्मन को रास्ते से हटाना है। उसकी एक आवाज पर करोड़ों रुपए इधर उधर हो जाते थे। लेकिन रात को नूरा वो नहीं रहता था जो दुनिया देखती थी। जब क्लिफ्टन के बंगले में सन्नाटा छा जाता था तो नूरा अपनी महंगी विस्की का गिलास लेकर बालकनी में बैठता था। उसके हाथों में रिवॉल्वर नहीं, एक कलम और डायरी होती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि मुंबई की सड़कों पर बजने वाले कई रोमांटिक गाने जिन पर प्रेमी झूमा करते थे, वे असल में इसी गैंगस्टर ने लिखे थे। सलमान खान की फिल्म पत्थर के फूल का वो गाना तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, ये नूरा के ही अल्फाज थे। वह एक घोस्ट राइटर था। उसे अपनी शायरी पर नाज था, लेकिन अपनी पहचान पर शर्म। 2009 आते आते नूरा की आंखों से वो चमक जा चुकी थी जो 1993 में हुआ करती थी। वो थक चुका था। क्लिफ्टन का यह आलीशान बंगला उसे सोने का पिंजरा लगने लगा था। उसे कराची की बुलेट प्रूफ जिंदगी नहीं बल्कि मुंबई के डोंगरी की वो तंग गलियां याद आती थीं, जहां वो बेफिक्र होकर चाय पिया करता था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक नूरा ने एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो भारत वापस लौटना चाहता था और भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की सोच रहा था। वो अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार था, लेकिन वो भूल गया था कि जिस अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर वो चल रहा है वहां यू टर्न नहीं होता। वहां से लौटने का रास्ता सिर्फ दो ही जगहों पर खुलता है, जेल की काल कोठरी या 2 गज जमीन के नीचे। क्लिफ्टन की चमक दमक से बहुत दूर कराची के पेट में एक कैंसर पल रहा था, लियारी। यह कराची का वो हिस्सा था जिसे खुदा ने भी शायद भुला दिया था। यहाँ नालियां खुली हुई थीं, बच्चे नंगे पांव घूमते थे और हर दूसरे घर में एक AK-47 थी। यहाँ का राजा कोई सरकार नहीं बल्कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रहमान डकैत दाऊद से नफरत करता था। नफरत की वजह थी जमीन और गुरूर। दाऊद मुहाजिर था, यानी बाहरी था, जो भारत से आया था और कराची पर राज कर रहा था, और रहमान बलोच जो मानता था कि कराची सिर्फ उसकी जमीन है। दाऊद ने रहमान को हमेशा एक छोटा मोटा गुंडा समझा। दाऊद को लगा कि जिसके पास इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसे इस स्थानीय गुंडे से क्या डरना, और यही दाऊद की सबसे बड़ी भूल थी। रहमान डकैत को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थी इज्जत। और जब उसे इज्जत नहीं मिली तो उसने ठान लिया कि वह दाऊद को ऐसी चोट देगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। रहमान को भी खबर लग चुकी थी कि नूरा कास्कर भारत जाने की फिराक में है, और शायद उसे कहीं ऊपर आईएसआई से इशारा भी मिल चुका था। शिकार तय था, जाल बिछ चुका था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। नूरा कास्कर अपने काले रंग की लग्जरी SUV में था। आगे पीछे सुरक्षा गाड़ियां चल रही थीं। ये उसके रोज का रूटीन था। उसे लगा कि वह दाऊद के गढ़ में है, यहाँ उसे कौन छू सकता है। गाड़ियों का काफिला एक चौराहे पर धीमा हुआ। तभी अचानक बगल की गलियों से 2 वैन निकली। उन पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। इससे पहले कि नूरा के बॉडीगार्ड्स अपनी बंदूकें सीधी कर पाते,
वैन के दरवाजे खुले, अंदर से निकले ल्यारी के लड़के। चेहरों पर कोई नकाब नहीं था, आंखों में एक जंगली भूख थी। उन्होंने पारंपरिक बलोच कपड़े पहन रखे थे और हाथों में रशियन AK-47 थी। ये हमला किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसा नहीं था, ये एकदम देसी, खूंखार और बिजली की रफ्तार से किया गया हमला था। नूरा के गार्ड्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला। शायद वे बिक चुके थे या शायद खौफ से भरे हुए थे। एक भी गोली नहीं चली। ल्यारी के लड़कों ने नूरा की गाड़ी को घेरा, बंदूक की बट से कांच को तोड़ा गया। डी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा आदमी, दाऊद का सगा भाई, कॉलर पकड़कर गाड़ी से घसीटा गया। नूरा चिल्लाया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। एक लड़के ने नूरा के मुंह पर तमाचा मारा और उसे वैन में ठूस दिया। चंद सेकेंड्स, बस चंद सेकेंड्स में ये खेल खत्म हो गया। वैन धूल उड़ाती हुई ल्यारी की भूल भुलैया वाली गलियों की तरफ भाग निकली। कुछ ही मिनटों बाद क्लिफ्टन के व्हाइट हाउस में फोन की घंटी बजी। दाऊद इब्राहिम को खबर मिली, भाई नूरा भाई को उठा लिया गया है। दाऊद के हाथ से ग्लास छूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने घबरा कर पूछा, किसने? जवाब आया, ल्यारी वालों ने, रहमान डकैत ने। दाऊद का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत अपने सबसे खास गुर्गों को फोन मिलाया। उसने पुलिस के बड़े अफसरों को फोन मिलाया। उसने ISI के जनरलों को भी फोन मिलाया। मुझे मेरा भाई चाहिए और अभी के अभी चाहिए। पूरा कराची अलर्ट पर आ गया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ने लगी। डी कंपनी के शूटर सड़कों पर उतर आए। लेकिन ल्यारी एक ब्लैक होल था। वहां से कोई सिग्नल बाहर नहीं आता था। शाम होते होते दाऊद के पास एक और फोन आया। उधर से रहमान डकैत की भारी आवाज थी, दाऊद सेठ, तुम्हारा भाई मेरे पास है, वो मेहमान है हमारा। दाऊद ने गुस्से में कहा, कीमत बोल रहमान, तुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी। लेकिन अगर उसे एक भी खरोच आई। तभी रहमान हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान की हंसी से कम नहीं थी। कीमत तो बहुत छोटी है सेठ, $50 मिलियन भिजवा दो और अपने शायर भाई को ले जाओ। दाऊद के लिए 50 मिलियन रुपए कुछ नहीं थे। वह यह रकम 1 घंटे में भिजवा सकता था। उसने सोचा कि मामला पैसों का है, तब जाके उसने राहत की सांस ली। लेकिन दाऊद ये नहीं जानता था कि रहमान डकैत ने ये रकम सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए मांगी है। असल में खेल पैसों का था ही नहीं। असल खेल तो टूटने और तोड़ने का था। नूरा अब एक आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि ल्यारी के एक बदबूदार अंधेरे तहखाने में बंद था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने खड़ा था रहमान डकैत, जिसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी। नूरा कास्कर को जिस जगह रखा गया था वहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। वो एक सीलन भरा कमरा था जहां हवा भी दम घुट कर आती थी। दाऊद इब्राहिम बाहर पूरी दुनिया हिला रहा था। उसके गुर्गे पूरे कराची में नूरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ल्यारी की गलियों का नक्शा सिर्फ रहमान डकैत के दिमाग में था। पुलिस भी वहां घुसने से पहले 100 बार सोचती थी। नूरा को कुर्सी से बांधा गया था। रहमान डकैत उसके सामने बैठा था, इत्मीनान से सिगरेट पीते हुए। वीडियो और रिपोर्ट्स बताती हैं कि रहमान ने नूरा को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उसे तिल तिल करके तोड़ा था। रहमान डी कंपनी को ये महसूस कराना चाहता था कि डी कंपनी का पावर, पैसा और रसूख यहाँ ल्यारी में कूड़े के भाव बिकता है। फिर शुरू हुआ टार्चर का सिलसिला। लोहे की रॉड्स, बिजली के झटके और वाटर बोर्डिंग। नूरा चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, मैं भाई का भाई हूँ, मुझे छोड़ दो, जो चाहिए ले लो। लेकिन रहमान हंसता रहा, भाई? कौन भाई? यहाँ का भाई सिर्फ मैं हूँ। एक थ्योरी यह भी कहती है कि ये सिर्फ बदला नहीं था। रहमान डकैत नूरा से कुछ उगलवाना भी चाहता था। नूरा भारत वापस जाने वाला था। उसके पेट में 1993 मुंबई ब्लास्ट के कई राज दफन थे। रहमान डकैत ये जानना चाहता था कि नूरा ने इंडियन एजेंसीज को क्या क्या बता दिया है, या फिर रहमान के पीछे खड़ी कोई बड़ी ताकत जैसे ISI ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि नूरा भारत जाने से पहले अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर ले। इन 48 घंटों में नूरा ने क्या बोला, ये राज उसी कमरे की दीवारों में दफन हो गया। बाहर क्लिफ्टन के बंगले में दाऊद बेचैन था। वो हर मिनट फोन का इंतजार कर रहा था। पैसे तैयार थे, हवाला ऑपरेटर्स अलर्ट पर थे। $50 मिलियन एक झटके में ट्रांसफर हो सकते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दाऊद को एहसास होने लगा कि ये मामला हाथ से निकल रहा है। रहमान डकैत ने पहले पैसे मांगे, फिर चुप हो गया।
उसने आईएसआई के टॉप जनरल से भी बात की। मेरे भाई को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आईएसआई ने उसे भरोसा दिलाया कि नूरा को कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद आईएसआई खुद डबल गेम खेल रही थी। नूरा का भारत जाना पाकिस्तान के लिए एटम बम जैसा होता। अगर दाऊद का भाई भारत की कोर्ट में गवाही दे देता कि हाँ, आईएसआई ने 1993 में हमें ट्रेनिंग दी थी, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा हो जाता। शायद इसीलिए दाऊद की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई मदद नहीं आई। दाऊद का फोन बजता रहा, लेकिन ल्यारी से कोई खबर नहीं आई। कई दिन बीत चुके थे, नूरा का कोई पता नहीं था। उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। 31 मार्च की सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा था। दाऊद के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे थे। तभी दूर से एक खटखट की आवाज सुनाई दी। एक पुरानी टूटी फूटी गधा गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आ रही थी। गधा गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। गधा अपने आप चल रहा था, जैसे उसे रास्ता पता हो। सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद इसमें बम हो सकता है। गधा गाड़ी दाऊद के बंगले से महज 200-300 मीटर दूर आकर रुक गई। गधा खड़ा हो गया। गाड़ी के पीछे लकड़ी के तख्त पर एक बोरी जैसा कुछ पड़ा हुआ था, जो एक गंदे कपड़े से ढका हुआ था। गार्ड्स गाड़ी के पास गए। उनकी बंदूकें तनी हुई थीं। एक गार्ड ने अपनी बंदूक की नली से उस कपड़े को हटाया और जो नजारा दिखा, उसने उन कठोर गार्ड्स के भी पसीने छुड़ा दिए। वहां नूरा कास्कर था, लेकिन वो नूरा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। शरीर पर नीले निशान थे जो बर्बरता की गवाही दे रहे थे, और उसके सिर में 7 गोलियों के निशान थे। गोलियां दूर से नहीं, पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बिल्कुल सटाकर मारी गई थीं। और कराची में कचरा ढोने के लिए गधा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। रहमान डकैत ने दाऊद के भाई की लाश को मर्सिडीज या एम्बुलेंस में नहीं भेजा था, बल्कि गधा गाड़ी पर भेजकर ये पैगाम दिया था, देख ले दाऊद, तेरे भाई की औकात मेरे लिए कचरे से ज्यादा नहीं है। नूरा की लाश को घर के अंदर ले जाया गया। दाऊद ने अपने भाई का चेहरा देखा। वही भाई जिसके साथ उसने डोंगरी में बचपन बिताया था, वही भाई जो उसके हर गुनाह में उसका भागीदार था। दाऊद इब्राहिम जिसके पास अरबों की दौलत थी, जिसके पास अपनी फौज थी, वो अपने सगे भाई को एक गंदे तहखाने में मरने से नहीं बचा पाया। उस पल दाऊद का गुरूर टूट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ था, सफाई का खेल। दाऊद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दुनिया को पता चले कि एक लोकल गुंडे ने उसके भाई को गधा गाड़ी पर भेजा है। इससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ी गई। मीडिया में खबर प्लांट करवाई गई। दाऊद के भाई नूरा कास्कर की किडनी फेल होने से मौत हो चुकी है, तो कुछ ने इसे हार्ट अटैक बताया। नूरा को चुपचाप दफना दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, दाऊद इब्राहिम अपने सगे भाई के जनाजे में भी नहीं गया। लेकिन क्यों? डर, शर्म या सुरक्षा का खतरा? सोचिए, अंडरवर्ल्ड का बादशाह अपने भाई की मिट्टी में शामिल होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। नूरा कास्कर की मौत के बाद क्लिफ्टन के बंगले में मातम नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दाऊद ने दुनिया के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितना हिल चुका है। उसने अपने भाई की मौत को नेचुरल डेथ बताकर फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंडरवर्ल्ड में सच हवा की तरफ फैलता है। हर छोटा बड़ा गुंडा जान गया था कि दाऊद को भी मारा जा सकता है। दाऊद का डर फैक्टर खत्म हो रहा था, और जब डॉन का डर खत्म हो जाता है तो उसकी गद्दी हिलने लगती है। दाऊद जानता था कि अगर उसने इसका जवाब नहीं दिया तो उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि रहमान डकैत को मारना आसान नहीं है। रहमान ल्यारी का बेटा था, और ल्यारी एक ऐसा किला था जिसे भेदना नामुमकिन था। दाऊद ने एक घायल शेर की तरह इंतजार किया। नूरा की मौत के बाद कराची में खून की नदियां बहने लगीं। जून 2009 में नूरा की मौत से सिर्फ 3 महीने बाद दाऊद के दूसरे भाई अनीस इब्राहिम पर भी हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गया। ये रहमान डकैत का दूसरा वार था, और अब रहमान डकैत रुकने वाला नहीं था। तभी सीन में एंट्री हुई कराची पुलिस के सबसे खतरनाक अफसर एसएसपी चौधरी असलम खान की। चौधरी असलम दाऊद का दोस्त नहीं था, लेकिन वो रहमान डकैत का दुश्मन जरूर था। और अंडरवर्ल्ड का पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक थ्योरी कहती है कि नूरा की मौत के बाद आईएसआई को भी लगा कि रहमान डकैत अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसने दाऊद के भाई को मारकर एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। रहमान डकैत, जिसने शायद आईएसआई के कहने पर नूरा को उठाया था, अब खुद एक जिंदा सबूत बन गया था। और सबूतों को मिटाना इंटेलिजेंस एजेंसीज का सबसे पुराना काम है।
प्लान बना लिया गया था। रहमान डकैत का डेथ वारंट साइन हो चुका था। रहमान डकैत को अपने मुखबिरों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि इस बार सौदा बहुत ऊपर से हुआ है। खबर मिली कि रहमान अपने दोस्तों के साथ स्टील टाउन इलाके से गुजर रहा है। एसएसपी चौधरी असलम और उनकी टीम ने जाल बिछाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने रहमान को रोका नहीं, बल्कि उठा लिया। ये कोई फिल्मी इनकाउंटर नहीं था जहां दोनों तरफ से गोलियां चलें। एनालिस्ट मानते हैं कि रहमान डकैत को पहले पकड़ा गया, उसे घुटनों पर बैठाया गया और फिर धाएं 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 3 गोलियां बिल्कुल करीब से। पुलिस ने अनाउंस किया, रहमान डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जिसने दाऊद के भाई को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसे सड़क के किनारे कुत्ते की मौत नसीब हुई। नूरा कासकर का बदला पूरा हो गया था। दाऊद ने एक भी शब्द नहीं बोला। आईएसआई ने कोई बयान नहीं जारी किया। बस एक और लाश कराची की जमीन में दफन हो गई। लेकिन क्या रहमान के मरने से सब ठीक हो गया? नहीं, रहमान डकैत की मौत ने लियारी को पागल कर दिया। उसके गैंग के लड़कों ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। अगले 3 सालों में कराची में 3000 से ज्यादा लोग गैंगवार में मारे गए। सड़कें लाल हो गईं। नूरा और रहमान की दुश्मनी की आग में हजारों बेगुनाह जल गए। नूरा कासकर जो शायर बनकर भारत लौटना चाहता था, उसे गधा गाड़ी मिली। रहमान डकैत जो लियारी का बादशाह बनना चाहता था, उसे पुलिस की गोलियां मिली। और दाऊद इब्राहिम, वो आज भी उसी क्लिफ्टन के बंगले में जिंदा है। लेकिन कहते हैं उस दिन के बाद से दाऊद की आंखों में वो पुराना गुरूर कभी नहीं देखा गया। उसने कराची के लोकल मामलों से हमेशा के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो समझ गया था कि जंगल में शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लकड़बग्घों से उलझना नहीं चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध की दुनिया बाहर से कितनी भी ग्लैमरस लगे, महंगी गाड़ियां, पावर, पैसा, लेकिन इसका अंत कभी सुखद नहीं होता। नूरा कासकर की शायरी अधूरी रह गई। रहमान डकैत की बादशाहत मिट्टी में मिल गई। जुर्म की दुनिया का एग्जिट डोर सिर्फ 2 जगहों पर खुलता है, या तो अंधेरी जेल या फिर ठंडी कब्र। और कभी कभी ये एग्जिट डोर एक गधा गाड़ी होती है, जो आपके पूरी जिंदगी की कमाई, इज्जत और नाम को कचरे के ढेर पर फेंक आती है। ऐसी ही और कहानी को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं।